वैसे तो हमने पहले भी स्कैम की खबरें सुनी हैं और पार्टी मेंबर्स का घोटालों में इन्वॉल्वमेंट भी सामने आया है, पर इस साल सबसे ज्यादा परेशानी में और कोई नहीं बल्कि आपके नेता मनीष सिसोदिया नजर आए हैं। आप जो इंडिया के नेशनल कैपिटल को रूल करता है, जब पार्टी के लीडर और दिल्ली के फॉर्मर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का नाम लिकर स्कैम में जोड़ा गया, तो ये झटका सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि उनके साथ साथ आप और देश के लोगों के लिए भी काफी बड़ा था। पूरे साल बेल की मांग करते करते अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इस मामले में अपना फैसला डिस्क्लोज कर दिया है। और क्या ये फैसला सिसोदिया के फेवर में है या नहीं, इस वीडियो में हम देखेंगे। फैसले के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन भी की है, जो हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। पर उससे पहले एक नजर अभी तक के हुए केस डेवलपमेंट पर डाल लेते हैं। साल की शुरुआत से ही लिकर स्कैम में फंसे हुए मनीष सिसोदिया ने क्या क्या नहीं किया कि उन्हें बेल मिल जाए। पर कहते हैं ना, यू कांट डू एनीथिंग व्हेन योर लक इज वीक। तो शायद ऐसा ही कुछ मनीष सिसोदिया के साथ भी हो रहा है। दिल्ली के रूस एवेन्यू कोर्ट ने भी अब मनीष सिसोदिया की जुडिशियल कस्टडी को नवंबर 22 तक एक्सटेंड कर दिया है। और ये एक्सटेंशन सिसोदिया को तब दिया गया जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके बेल हियरिंग पर 17 अक्टूबर को ऑर्डर रिजर्व कर लिया था। पर क्या आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया? क्यों हर लेवल पर मनीष सिसोदिया को हार का सामना करना पड़ा? ये केस तब सामने आया जब फरवरी में अचानक आप लीडर को सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया। उनका ये अरेस्ट एफआईआर डेटेड 17 अगस्त 2022 के बेसिस पे किया गया, जो उनके अगेंस्ट सीबीआई ने रजिस्टर की थी अंडर सेक्शन 120B रेड विद सेक्शन 477A ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860 and Section 7 of the Prevention of Corruption Act 1988 for irregularities in framing and implementation of the excise policy of Government of Delhi for the year 2021 and 2022। ऑफिस मेमोरेंडम ने डिस्क्लोज किया था कि सिसोदिया ने अरव गोपी कृष्णा, द देन कमिश्नर एक्सरसाइज गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एंड पंकज भटनागर, असिस्टेंट कमिश्नर एक्सरसाइज गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के साथ मिलकर एक्साइज पॉलिसी फॉर 2021 to 2022 के रिगार्डिंग डिसीजंस लिए हैं, बिना किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल के, इस इंटेंशन के साथ कि लाइसेंसीज पोस्ट टेंडर को अनड्यू फेवर एक्सटेंड किए जा सके। उनके अगेंस्ट ये भी एलिगेशंस है कि उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड एक्साइज मिनिस्टर की कैपेसिटी में एक्साइज पॉलिसी को इस मैनर में फॉर्मुलेट किया है कि मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स और रिटेलर्स को अनड्यू एडवांटेजेस दिए जा सके to recoup the advance kickbacks and to further gain undue advantage from the profits so earned by virtue of the provision in the new excise policy। सीबीआई अरेस्ट के बाद ईडी ने भी मनीष सिसोदिया पर मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन चार्जेस लगाए हैं और उन पर केस रजिस्टर किया है। दिल्ली लिकर स्कैम की जांच का जिम्मा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी दोनों ही सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी संभाल रही है। मनीष सिसोदिया को कस्टडी में लिए जाने के बाद उन्होंने ट्रायल कोर्ट के सामने बेल की अर्जी लगाई थी, लेकिन दिल्ली कोर्ट के स्पेशल जज एनके नागपाल ने उनकी ये एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, ये देखते हुए कि सीबीआई ने इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में सिसोदिया की एक्टिव पार्टिसिपेशन को दिखाया है और इन्वेस्टिगेशन के इस स्टेज पर वो उन्हें बेल ग्रांट नहीं कर सकते, as his release may adversely affect the ongoing investigation and will also seriously hamper the progress thereof, the judge said. Thus, as per allegations made by prosecution and the evidence collected in support thereof so far, the applicant can prima facie be held to be architect of the said criminal conspiracy। ट्रायल कोर्ट के बाद मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की, पर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सीबीआई केस में उनकी प्ली को डिसमिस कर दिया, ये कहते हुए द एलिगेशंस आर वेरी सीरियस इन नेचर। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ruled that Sisodia is a powerful person and could influence witnesses if released on bail। The allegations are very serious in nature. The accused was a public servant। We have not examined the excise policy nor the power of the government। However, the applicant being a powerful person, there is the possibility of him influencing the witnesses। ऐसा नहीं था कि सीबीआई केस में मनीष सिसोदिया के काउंसिल ने दिल्ली हाई कोर्ट में कोई एफर्ट्स नहीं डाले, but it was argued the applicant Sisodia enjoys close nexus with the executive offices and bureaucrats, and his influence and clout is evident। His party colleagues holding high ranks continue to make factually wrong claims in order to influence the investigation and also claiming the applicant to be a victim of a political vendetta। सीबीआई केस में बेल ना मिलने के बाद भी मनीष सिसोदिया को उम्मीद थी कि कोर्ट ईडी केस में उन्हें बेल ग्रांट कर देगा, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी वाइफ की मेडिकल कंडीशंस बताते हुए दिल्ली कोर्ट में इंटरिम बेल के लिए अप्लाई किया था। पर उनकी इस एप्लीकेशन को अपोज करते हुए ईडी काउंसिल एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट के सामने
ने सबमिट किया कि सिसोदिया पुलिस एस्कॉर्ट के साथ अपनी वाइफ को विजिट कर सकते हैं। He said he held 18 portfolios as minister and did not have time to visit his wife. Now he is creating all these grounds to get bail. काउंसिल ने कोर्ट को ये भी बताया कि सिसोदिया ने कुछ दिन पहले ही अपने इंटरिम बेल प्ली को विड्रॉ किया था and now he has approached the court with a similar plea. He said 4 days back they withdrew the plea. Now they have come again. There has been no change in his wife's condition, only cosmetic change. उनके ये सबमिशन सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने सिसोदिया को अपनी वाइफ से मिलने की परमिशन तो दे दी, पर उनकी ईडी केस में उनकी बेल को डिनाई कर दिया। The court observed that Sisodia failed to meet the twin condition for the grant of bail under the Prevention of Money Laundering Act 2002। जस्टिस दिनेश शर्मा ने टिप्पणी की थी कि दिल्ली के फॉर्मर डेप्यूटी सीएम और एक्साइज मिनिस्टर होने के नाते वो एक हाई प्रोफाइल अक्यूज्ड है और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इतने सेटबैक के बाद भी मनीष सिसोदिया ने हार नहीं मानी और अपने लास्ट रिजॉर्ट की तरफ बढ़े। मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के 2 सेपरेट ऑर्डर्स ऑन जुलाई 4 और मई 30 इन सीबीआई एंड ईडी केस रिस्पेक्टिवली को चैलेंज करते हुए पिटीशन फाइल की थी और साथ ही इंटरिम बेल एप्लीकेशन फाइल की थी ऑन ग्राउंड ऑफ हिज वाइफ्स प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। जस्टिस संजीव खन्ना एंड एसवीएन भट्टी का बेंच उनके दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट प्ली सुन रहा था। इस केस में 14 जुलाई को एपेक्स कोर्ट ने नोटिस इशू किया था। एडवोकेट विवेक जैन, द सीनियर आम आदमी पार्टी लीडर, द्वारा फाइल की गई इस पिटीशन में उन्होंने मनीष की वाइफ की लेटेस्ट मेडिकल रिपोर्ट सबमिट की और साथ में ये भी क्लेम किया है कि सीबीआई ऑलरेडी चार्जशीट फाइल कर चुकी है और उनके अगेंस्ट लगे चार्जेस 7 साल से कम की इम्प्रिजनमेंट के लिए पनिशेबल है और को अक्यूज्ड ऑलरेडी बेल पर है। ईडी केस में सिसोदिया ने दलील दी थी कि इस बात की कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ यहाँ तक कि आरोप भी नहीं है कि किसी ने उन्हें रिश्वत दी है। वहीं सीबीआई और ईडी दोनों ने भी उनके इस पिटीशन पर अपने रिस्पॉन्स सबमिट करते हुए चार्ज फाइल किया था जिसमें क्राइम में इन्वॉल्व मोडस ऑपरेंडी शो किया गया था और ये भी बताया गया था कि कैसे सिसोदिया के एक्साइज पॉलिसी में चेंजेस करने पर अक्यूज्ड पर्संस को फायदा हुआ है। सिसोदिया की तरफ से पेश होते हुए एडवोकेट मनोज सिंघवी ने सबमिट किया था, दिस इज द सेंट्रल गवर्नमेंट्स मोस्ट कलरफुल चार्ट एवर सबमिटेड इन एनी कोर्ट। जैसे जैसे ये हियरिंग आगे बढ़ी थी, मनीष सिसोदिया के लॉयर मनोज सिंघवी ने ये आर्ग्यू किया था कि सिसोदिया को इम्प्लीकेट करने के लिए कोई मनी ट्रेल नहीं है। साथ ही ये भी कहा था कि कोई भी एविडेंस नहीं है जो सिसोदिया के अगेंस्ट सेक्शन 3 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के इंडिपेंडेंट मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस को लिंक कर सके। हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ये बात भी उठाई थी और क्वेश्चन किया था कि जिस एक्साइज पॉलिसी स्कैम से पॉलिटिकल पार्टी को बेनिफिट हुआ है उसे इंक्लूड क्यों नहीं किया गया। द कोर्ट आस्क्ड, एज फार एज PMLA is concerned, your whole case is that it went to a political party. That political party is still not an accused. How do you answer that? He is not the beneficiary. The political party is the beneficiary. और फिर जब प्रेस ने इस पर स्टेटमेंट मांगा था तो ASG राजू ने कहा था कि अगर सेंट्रल एजेंसीज को उनके अगेंस्ट एविडेंस मिलेगा तो किसी को भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। हैरानी की बात ये हुई कि अगली ही हियरिंग में ASG SV राजू ने बेंच को बताया था कि ईडी आम आदमी पार्टी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में को अक्यूज बनाना चाहती है और PMLA के सेक्शन 70 को इन्वो करके लिकर स्कैम में पॉलिटिकल पार्टी के कनेक्शन में वाइकेरियस लायबिलिटी को प्रूव करना चाहती है। ASG राजू सबमिटेड, वी आर कंटेम्पलेटिंग मेकिंग द आम आदमी पार्टी एंड अक्यूज एंड इन्वोकिंग सेक्शन 70 टू प्रूव इट एडिशनली विद रिस्पेक्ट टू वाइकेरियस लायबिलिटी। बेंच ये सुनकर काफी सरप्राइज नजर आई थी क्योंकि उन्होंने क्लैरिफाई किया था कि उनका सवाल सिर्फ केस को समझने के लिए था, न कि एजेंसीज को ऐसा करने के लिए। जस्टिस खन्ना ने पूछा था, बी केयरफुल विद योर स्टेटमेंट, विल इट बी अ सेपरेट और द सेम ऑफेंस in the ED case? Answer it tomorrow. In the corruption case, it will certainly be a separate charge. Will it be a separate charge in CBI matter? Charge may be separate, but offense would be same. ASG replied. ASG के इस सबमिशन पर एडवोकेट मनोज सिंघवी ने जवाब दिया था कि ASG का ये स्टेटमेंट मीडिया के लिए था। सिंघवी said, the last sentence by my learned friend, your lordships will see the effect in tomorrow's paper. That is the purpose. पर ASG राजू ने उनके इस सबमिशन को ऑब्जेक्ट कर दिया। फिर भी मनोज सिंघवी कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने बेंच को सबमिट किया था कि अगर प्रोसिक्यूटर यू लॉर्डशिप्स को बताए कि 1 साल के इनकार्सरेशन के बाद जब बेल आर्ग्यू की जा रही है जिसमें 5 सप्लीमेंट्री चार्जशीट्स है, 500 विटनेसेस है और 50,000 डॉक्यूमेंट्स है और अब वो किसी और को अक्यूज बनाना चाहते हैं। इस पे जस्टिस खन्ना ने क्लैरिफाई किया था कि ASG का स्टेटमेंट सिसोदिया की बेल के रिगार्डिंग डिसीजन पर कोई अफेक्ट नहीं करेगा। इसी हियरिंग में ASG राजू ने
मनीष के रिलेशन में ऑफेंस की सीरियसनेस को दर्शाया था और कहा था कि एविडेंस टैम्परिंग की वजह से उनके बेल को डिनाई करना चाहिए। लॉ ऑफिसर्स के सबमिशन के बाद जस्टिस खन्ना ने उनसे ट्रायल के स्टेज के बारे में पूछा था। यू कैन आंसर दिस टुमारो। द आर्ग्यूमेंट्स ऑन चार्ज हैव नॉट येट कमेंस्ड। व्हाई एंड व्हेन विल दे कमेंस? यू कैन नॉट कीप समवन बिहाइंड एन इन्फिनिटम बिकॉज यू आर नॉट क्लियर ऑन व्हेन you want to argue on charge. You answer this tomorrow. But after the charge sheet is filed, the argument must commence immediately. तो इस पे एसवी राजू का रिप्लाई था, Nowadays, it has become fashion to delay the proceedings by filing application for inspection of unrelied upon documents. Then inspection takes place, followed by arguments on relevance. This requirement of giving unrelied upon documents has resulted in whether right or wrong. ये सुनकर जस्टिस खन्ना ने सवाल किया कि क्या सेक्शन 207 की एप्लीकेशन मैटर डिले कर रही है, जिसके बाद राजू ने बेंच को इंश्योर किया और कहा था, as far as the CBI case is concerned, in the ED case, cognizance has been taken and summons issued. They will try to finish it as early as possible. इस केस के फाइनल आर्ग्यूमेंट्स में एडवोकेट मनु सिंघवी ने सबमिट किया था कि PMLA एक्ट के अंडर सीबीआई के एलिगेशंस में सिसोदिया के खिलाफ ब्राइबरी का कोई ऑफेंस नहीं था। He said, if there is no predicate offense, ED can't be there. उन्होंने सबमिट किया कि लिकर पॉलिसी में मॉडिफिकेशन के रिगार्डिंग और एयरपोर्ट लाइसेंसेस के रिगार्डिंग 220 करोड़ की ब्राइब का एलिगेशन प्रेडिकेट ऑफेंस का पार्ट नहीं है, जिसके बाद जस्टिस खन्ना ने ASG SV राजू से पूछा था, मिस्टर राजू, if it is not part of the predicate offence that this bribe was paid, you may be in difficulty in proving PMLA. If you had said bribe of 2.2 crores was paid for tweaking the policy yet, but you cannot create a predicate offence in your PMLA case. We cannot go on an assumption. Whatever protection is given in the law will be fully extended. If protection is not there, it's not there. ASG ने रिप्लाई में कहा था कि सेक्शन 66(2) के अकॉर्डिंग ED जुरिस्डिक्शन पुलिस को नए इन्फॉर्मेशन के बारे में इन्फॉर्म कर सकती है, पर बेंच का कहना था कि ED ने ऐसा नहीं किया है। केस के अंत में जो सबसे बड़ा मुद्दा सामने आया वो विजय मंडन लाल चौधरी जजमेंट पर था। इस केस को दोनों ही तरफ के वकीलों ने साइड किया और अपने अपने सबमिशन कोर्ट को दिए थे और सुप्रीम कोर्ट के मन में ये डाउट डाल दिया कि इस जजमेंट को रिविजिट करना चाहिए। हियरिंग के एंड में सिंघवी ने बेंच से कहा था कि ये कहा जा रहा है कि पॉलिसी अपने आप में डिफ्रॉड है, लेकिन उन्होंने आर्ग्यू किया कि पॉलिसी ट्रांसपेरेंट मैनर में बनाई गई थी आफ्टर डेलिब्रेशंस बाय सेवरल कमिटीज एंड अप्रूव्ड बाय द देन LG। इस पे कोर्ट ने सिंघवी से कहा था कि ED ये नहीं कह रही कि पैसे आपके पास आए हैं, बल्कि उनका कहना है कि सिसोदिया के इन्वॉल्वमेंट में घोटालों का पैसा इधर उधर हुआ है। इतनी इंटेंस और डिटेल्ड हियरिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली अपना वर्डिक्ट केस में 17 अक्टूबर को रिजर्व कर लिया था। ऑर्डर रिजर्व करते हुए बेंच ने ASG राजू से ट्रायल के बारे में पूछा था, तो ASG राजू को ये कहते हुए भी सुना गया कि ट्रायल 9 से 12 महीने में खत्म हो सकती है, जिसपे सिंघवी ने हैरानी से कहा था, यू कांट कीप मी बिहाइंड बार्स विद 500 विटनेसेस and 50,000 documents in the interim when the trial is to start and when there is no evidence linking me. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अब जाकर अपना फैसला डिस्क्लोज किया है, पर इन सारे हियरिंग के बावजूद उन्होंने सिसोदिया को रिलीफ देने से मना कर दिया है। जस्टिस खन्ना ने ये ऑर्डर पास करते हुए ऐड किया, वन एस्पेक्ट रिगार्ड टू द ट्रांसफर ऑफ मनी ₹338 crores is tentatively established. We have therefore dismissed the applications for bail. हालांकि बेंच ने अभी तो इस बेल प्ली को डिसमिस किया है, पर उन्होंने मेक श्योर किया है कि अगर सेंट्रल एजेंसीज द्वारा ट्रायल में और देरी की जाएगी तो इस मामले में सिसोदिया फिर से बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। The bench observed, we have made one pointed observation, which is that they have assured that the trial will be concluded within 6 to 8 months. So within 3 months, if the trial proceeds sloppily or slowly, he will be entitled to file an application for bail. और इसी के साथ सिसोदिया की बेल प्ली का मामला समाप्त हुआ। ऐसा लगता है कि इस मामले में अभी कुछ दिन और सिसोदिया को जेल में बिताने पड़ेंगे। अब ये देखना होगा कि इस मामले की जांच के बाद CBI और ED को और कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है या नहीं। To keep yourself updated with this case, keep following Law Chakra.